कांग्रेस पार्टी के लीडर, स्टार प्रचारक कहीं चुनाव में नजर नहीं आए। सिर्फ जो जो कांग्रेस पार्टी का जो नीचे का जो कार्यकर्ता है वो, और जो कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दी थी उम्मीदवार, वही चुनाव में लड़ रहे थे। और किसी तरह का इसमें जो कह सकते हैं किसी कांग्रेस के लीडर का योगदान नहीं रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास एक मौका था अपने सब अपना बिजनेस दिखाने के लिए, लेकिन उस मौके को गुटबंदी के चलते कांग्रेस उस मौके को कैसे नहीं कर पाई, बता नहीं पाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में निकाय चुनाव हुए और जिनके परिणाम आज आ चुके हैं और इसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। इस प्रचंड जीत के पीछे क्या कारण है? क्या कांग्रेस हरियाणा में पूरी तरह से हथियार डाल चुकी है? क्या इसके लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने इस बार इन निकाय चुनावों में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, एक प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। एक बार फिर से ये कहूंगा कि बीजेपी जो है निकाय चुनाव में भी जीत गई है। तो इतनी जो प्रचंड जीत है, जो ये नतीजे आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से हथियार डाल चुकी है? क्या उन्हें ये मान लिया है कि हम लोग अब हरियाणा में नहीं आ सकते? निश्चित रूप से राजेंद्र जी, इस विषय पर हमने पहले भी चर्चा की थी और एक यही लबोलवाब निकल कर रहा था कि जब दोनों पार्टियां अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं जी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात थी। दोनों बाइपोलर चुनाव है, ये दोनों में आपस में दोनों पार्टियों में टक्कर थी। लेकिन हमने ये पाया था कि चुनाव के दौरान जब चर्चा की थी कि एक जो भारतीय जनता पार्टी पूरी सीरियस होकर यहाँ पे पूरी माइक्रो मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वहीं जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के लीडर, स्टार प्रचारक कहीं चुनाव में नजर नहीं आए। सिर्फ जो जो कांग्रेस पार्टी का जो नीचे का जो कार्यकर्ता है वो, और जो कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दी थी उम्मीदवार, वही चुनाव लड़ रहे थे। और किसी तरह का इसमें जो कह सकते हैं किसी कांग्रेस के लीडर का योगदान नहीं रहा है। और कांग्रेस के लीडर ने कम से इस चुनाव में पूरे तरह हथियार डाल दिए थे। तो उसका क्या कारण रहा है? तो पीछे जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव जीता है और दिल्ली का चुनाव जीता है और महाराष्ट्र का चुनाव जीता है, कई स्टेट में लगातार चुनाव जीतती है। इससे कहीं कहीं कांग्रेस का मनोबल कमजोर हुआ है। और कांग्रेस में एक विशेष बात ये रही, कांग्रेस में जो गुटबाजी की वजह से विधानसभा में कांग्रेस चुनाव हारी थी, उस गुटबाजी का अभी भी उनको अंदेशा था सभी लीडरों को कि एक दूसरे का जो गुट है, एक दो गुटबाजी उभर कर सामने आएगी और इस तरह से उनका कहीं न कहीं चुनाव में जीतना मुश्किल हो जाएगा। और वो इस वजह से भी चुनाव में नहीं आए कि जीत का ठिकरा किसके सिर फोड़ा जाएगा, किस गुट के सिर जीत का ठिकरा फूटेगा। तो इस वजह से चुनाव मैदान में वो सीरियस होकर चुनाव प्रचार अपने उम्मीदवारों के पक्ष में नहीं किया। और ऐसे में जो जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव में इनमें प्रचंड जीत हुई है। आप नगर पालिका के चुनाव को छोड़ दें तो नगर परिषद के जो 4 नगर परिषद के चुनाव थे और मेयर के चुनाव थे, नगर निगमों के चुनाव थे, उनमें बड़ी अच्छी जीत कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। नगर परिषद की हम बात करते हैं, नगर परिषद में एक मानेसर सीट को छोड़कर सारी की सारी जो 10 सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें से मानेसर सीट को छोड़कर 9 सीटों पर 9 शहरों में जो निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मार्जिन से चुनाव जीता है। इसी तरह से सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत में राजीव जैन बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव जीता है और उन्होंने 34,757 वोटों से कांग्रेस के कमल दीवान को हराया है। और राजीव जैन जो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर थे उनके मीडिया एडवाइजर रहे हैं। और इससे पहले राजीव जैन चौधरी बंसीलाल के समय में उनके सीएम के भी उस समय मीडिया एडवाइजर रहे थे जी। और उनकी मिसेज को टिकट पिछली बार विधानसभा में नहीं मिला था। इसकी वजह से उन्होंने एक अपना विरोध भी दर्ज करवाया था और नाराज भी हुए थे
लेकिन मुख्यमंत्री ने स्वयं उनके घर जाकर उनको मनाया था। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का चुनाव लड़वाया और मेयर का चुनाव उन्होंने 34,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीता है। इसी तरह रोहतक की अगर बात करते हैं, राम अवतार थे, बीजेपी के कैंडिडेट थे, और राम अवतार 45,198 वोटों से जीते हैं। और जो सूरजमल किलोई जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो हारे हैं। यमुनानगर की हम बात करते हैं, सुमन भैमणी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीती हैं, 70,118 वोटों से चुनाव जीती हैं। किरण देवी को, कांग्रेस की किरण देवी थी, उनको हराया है। फरीदाबाद की हम बात करते हैं, प्रवीण जोशी भारतीय जनता पार्टी जी। के हैं, 4,16,927 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। और लता रानी जो कांग्रेस की थी, 1,75,000 वोट मिले उनको। ये जीत ऐसी है प्रवीण जोशी की, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की, मेयर के चुनाव में जो जो इंडिया में सबसे अधिक मार्जिन वोटों से हाँ, विधानसभा चुनाव जैसी जीत बिल्कुल इन्होंने वैसी है। इन्होंने एक रिकॉर्ड काम किया है। जो गाजियाबाद में पहले 2,87,000 के मार्जिन से सुनील यादव जीत चुके थे, उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है और 3,16,812 वोटों से चुनाव वाह। ये जीते हैं फरीदाबाद नगर निगम से। जी। अम्बाला से शैलजा सचदेवा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं 20,487 वोटों से अमीषा चावला को, जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनको हराया है। इसी तरह मानेसर की हम बात करते हैं। मानेसर एक ऐसा निगम है जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट हारा है और इंडिपेंडेंट की जो जी जी बिल्कुल बिल्कुल जीती है। हाँ। डॉक्टर इंद्रजीत यादव हैं, महिला के लिए थी ये। और इन्होंने पहले मेरे ख्याल भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, भारतीय जनता दावेदार पार्टी थी टिकट भारतीय की। जनता पार्टी के टिकट की दावेदार थी, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सुंदरलाल सरपंच को टिकट दिया और इन्होंने फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने, और इन्होंने 2,293 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट को इन्होंने परास्त किया है, हराया है। इसी तरह गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं, गुरुग्राम में राज रानी और सीमा पाहूजा आमने सामने थी। राज रानी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट थी और सीमा पाहूजा कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट। जी, बड़ा कंट्रोवर्शियल चुनाव ये रहा है। जी, दोनों जी, ही जी। पंजाबी समुदाय से हैं, जी, लेकिन जी। एक दिन में दोनों ही उम्मीदवार ऐसे हैं, उन्होंने बीसीए के लिए रिजर्व की है सीट। जी, ये इस पे करते हैं बात, चर्चा इस पे करते हैं हम आगे। गुरुग्राम नगर जी, निगम जी, की। जी, जी। तो इसमें जो राजधानी है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने जो 17,985 वोटों से जीत दर्ज की है, कांग्रेस कैंडिडेट को हराया है। जी जी। और ये एक ऐसा चुनाव था गुरुग्राम में जो एक कंट्रोवर्शियल जो चुनाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपने कहा है, ये दोनों ही पंजाबी समुदाय से हैं और दोनों ही एक ही दिन में जो बीसीए के सर्टिफिकेट उन्होंने बनाए और चुनाव लड़ा। और इस वजह से जो बीसीए के जो लोग थे वहाँ पे, जो वोटर्स थे, जो लोग थे, वो नाराज हुए। उन्होंने प्रशासन को भी, डिप्टी कमिश्नर को भी और इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जो शिकायत है दर्ज करवाई, लेकिन इस पर किसी तरह का अभी तक कोई, कोर्ट में भी गए, अभी कोर्ट में विचाराधीन मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इन्होंने चुनाव में भी जो अपनी जो नाराजगी है वो जताई है। दोनों अगर बात करें तो 16,000 के आसपास नोटा के जो है वो वोट नोटा को डाले गए हैं। बीसीए का सर्टिफिकेट बनाने के उसमें ये को लेकर, इस मामले को लेकर वो जो बीसीए समुदाय के लोग हैं कोर्ट में भी गए हैं। कोर्ट में मामला अभी विचाराधीन है और उनका ये कहना था कि ये दोनों कैंडिडेट बीसीए समुदाय से नहीं है। और तो इसी वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव यहाँ पे हुआ है गुरुग्राम में। 15,911 वोट नोटा के, बिल्कुल लगभग 16,000 के करीब वोट जो है किसी भी उम्मीदवार को एक्सेप्ट इन वोटों ने नहीं किया है। इससे लगता है कि कहीं न कहीं बीसीए के जो लोग हैं कहीं न कहीं इन दोनों उम्मीदवारों से नाराज खपाते। और इसमें आगे आने वाला समय क्या कहता है कि किस पार्टी से नाराजगी हो सकते हैं, और एक नाराजगी जरूर जाहिर की है और ज़बरदस्त नाराजगी जाहिर की है, और इसका खामियाजा मुझे लगता है सत्ता पक्ष को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार में भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण कुमार पोपली ने कृष्ण कुमार को 64,450 मतों से हराया है। प्रवीण कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और कृष्ण कुमार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। तो इसी तरह से
करनाल की हम बात करें, करनाल में रेणुबाला ने चुनाव जीता। रेणुबाला पहले भी मेयर रही करनाल की, और उन्होंने 23,359 वोटों से मनोज कुमार वधवा को, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको हराया है। तो 10 में से 9 सीटें एक ही पार्टी के पक्ष में आना, ये कहीं न कहीं, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी हरियाणा में सरकार है, केंद्र में सरकार है, अब कह सकते हैं कि शहरी जो सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी, और इससे पहले जो मुझे लगता है पंचायतों के चुनाव हुए थे, पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ट्रिपल इंजन के साथ साथ ये 4 इंजनों की सरकार है। और किस प्रकार से अब हरियाणा में विकास की गति तेज होगी, ये तो भविष्य में आने में पता चल पाएगा कि किस प्रकार से हरियाणा में और विकास का पहिया कितना तेजी से घूमेगा। अगर नगर परिषद की हम बात करते हैं, नगर परिषद में चारों के चार, पटौदी और थानेसर और सिरसा और अम्बाला छावनी, तो नगर परिषद के चुनाव इनमें होते, चेयरमैन के चुनाव भी थे और जो पार्षद थे उनके चुनाव भी। चारों जो नगर परिषद हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। तो इस प्रकार से नगर परिषद और ऑलमोस्ट जो मेयर का चुनाव, नगर निगमों का चुनाव, उनमें सभी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। अब बात आती है नगर पालिका की। नगर पालिका, जैसे हमने पहले भी बात की थी, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की नगर पालिकाएं, नगर परिषद है, विशेषकर नगर पालिकाओं पर हमने बात की। जो ग्रामीण पृष्ठ की जो नगर पालिकाएं आती हैं उनमें ज़्यादातर नगर पालिका में या तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का कब्जा रहेगा या कांग्रेस उम्मीदवारों का कब्जा रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि 21 जो नगर पालिकाएं हैं वहाँ चुनाव हुआ, 21वें नगर पालिकाओं में चुनाव हुआ, और 21 में से 15 नगर पालिकाओं में इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आए हैं जी। ये एक अंतर पैदा करता है सत्ता पक्ष और दूसरी पार्टियों के बीच में, कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे, और दूसरी पार्टियां, चाहे इंडिपेंडेंट की बात करें और चाहे दूसरी पार्टियों की बात करें, उनका कहीं न कहीं अभी भी प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में है। मैं साहब यहाँ ना एक सवाल पैदा होता है, जब आपने कहा कि इंडिपेंडेंट, इतनी मात्रा में इंडिपेंडेंट लोग जीत कर सामने आए हैं, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी जो है वो हथियार डाल के बैठी है। हम पिछली बार भी इस मुद्दे पर हमने डिस्कशन की थी कि ये जो चुनाव होते हैं ये धरातल के चुनाव होते हैं, यहाँ आम आदमी से जुड़े हुए चुनाव होते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो इस चुनाव से वो हरियाणा में अपनी एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सकती थी, यहाँ से अपने संगठन को मजबूत कर सकती थी, यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे लोगों को साथ में जोड़ा जा सकता था, और अगर ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जोड़ते तो शायद उसके कोई परिणाम अच्छे निकल सकते थे और आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती की ओर जा सकती थी। क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस के पास एक मौका था अपने सब अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, लेकिन उस मौके को गुटबंदी के चलते कांग्रेस उस मौके को कैश नहीं कर पाई, बना नहीं पाई। हारना जीतना बात की बात है, लेकिन एक अच्छे गंभीर होकर अगर चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ती तो और ज्यादा परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हो सकते थे। पक्ष में हो, कितने पक्ष में हो, लेकिन एक वोट बैंक जुड़ता, कार्यकर्ता उनसे जुड़ते, और जो आने वाले जो समय में उनको लोगों में उनके प्रति कॉन्फिडेंस आता, अगर वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ जुड़ के, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ता। जी बिल्कुल। और उनके जो वोटर हैं उनको भी एक विश्वास होता कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, उठ रही है। लेकिन इस चुनाव को देखते हुए जिस तरह से कांग्रेस का मनोबल डाउन हुआ है, मुझे लगता है आने वाले समय भी लगता है कि कुछ सबक ले पाएगी इस हार से भी जो कांग्रेस पार्टी। अगर अब भी सबक के इस हार से भी नहीं ले पाई तो कांग्रेस बहुत वर्चस्व बड़ा बचाना नुकसान कांग्रेस अपने आप को करने जा रही है। तो ये इस चुनाव का जो है, जो बाहर जाना था, कांग्रेस ने काम करके दिखाना था, लोगों को एक शो दिखाना था, अपने कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस पैदा करती, और अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने जो वोटर हैं उनमें एक विश्वास बनता, और वो आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा भी होता। लेकिन ऐसा कांग्रेस अभी भी नहीं कर पा रही है, और आगे मुझे लगता है अगर ये स्थिति रही तो लंबा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। मानेसर की सीट की बात कर लेते हैं। मानेसर सीट भी है, अगर देखिए कि वहां पे उन्होंने इंद्रजीत यादव, उनको टिकट नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने, वो इंडिपेंडेंट लड़ी और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। अगर कांग्रेस इसी तरह से करती, खड़ी होती और लोगों के साथ जुड़ के चलती, तो शायद एक
कुछ और परिणाम हो सकते थे। तो मानेसर सीट का क्या लगता है आपको कि वहां लोग भारतीय जनता पार्टी से चिटके हैं या उस कैंडिडेट से चिटके हैं? निश्चित रूप से देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं गंवाना चाहती जिससे बल्क में वोट किसी दूसरी पार्टी को जाए। वो चाहे कोई भी जो वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता है, नेता है, पार्टी से जोड़ना पड़े वो जोड़ती है। हिसार की हम बात करते हैं, रामनिवास राणा कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े, वो हार गई। लेकिन अब जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं तो रामनिवास राणा को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में शामिल कर लिया। तो इसलिए कांग्रेस में शामिल किया कि रामनिवास राणा के साथ एक वोट बैंक जुड़ा हुआ था और उस वोट बैंक का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। तो इस तरह से जो जो माइक्रो मैनेजमेंट जो जिसको हम कह सकते हैं, जो चाहे लोगों को जोड़ने की बात हो, चाहे जो जिसके पास वोट बैंक है, बल्क में वोट बैंक जिसको जोड़ना, चाहे किसी पार्टी से संबंध रखता हो, तो उस लीडर को, उस नेता को, उस कार्यकर्ता को जोड़ने में किसी तरह के गुरेज भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। उसको निश्चित रूप से फायदा मिला है। तो प्रवीण कुमार, इसी वजह से जो प्रवीण कुमार पोपली की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चुनाव जीतते हैं, इसी वजह से चुनाव जीतते हैं क्योंकि जो माइक्रो मैनेजमेंट के चलते रामनिवास राणा को और दूसरे कार्यकर्ताओं को, जो राणा से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, लोग थे, वो इस पार्टी में बीजेपी में शामिल हुए और उसको फायदा मिला। तो इस तरह की जो कवायद अगर कांग्रेस पार्टी करती, हाँ, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की, और इस तरह की कवायद करने के भी अब मुझे लगता है स्थिति में नहीं है, क्योंकि गुटबाजी निरंतर बढ़ती जा रही है। चाहे हम नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर हम बात करें, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक 2 सेशन बीत चुके हैं हरियाणा विधानसभा के, और अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। और कांग्रेस पार्टी की जो पार्टी हाईकमान है वो भी कंफ्यूज है, किसको बनाए किसको ना बनाए। अगर एक को बनाते हैं तो दूसरा नाराज होता है, दूसरे को बनाते हैं तो पहला नाराज होता है। इस तरह से एक मुझे लगता है इस पर काम जो कांग्रेस पार्टी की हाईकमान है वो कर नहीं पा रही। गुड़गांव की बात अभी हमने की। गुड़गांव में लोगों ने नाराजगी नोटा का बटन दबाकर जाहिर की। 16,000, देखिए मेयर चुनाव की बात करें तो 16,000 वोट एक बड़ा वोट होता है, बहुत वोट, बड़ा अच्छा वोट बैंक हो जिसको कहते तो हैं। नोटा का बटन 16,000 के करीब लोगों ने दबाया। तो क्या लगता है इससे आने वाले समय में कहीं गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है? निश्चित रूप से अगर नोटा के 16,000 वोट आए हैं, अगर क्या आए हैं तो फैक्ट है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इससे लोग वैसे तो दोनों पार्टियों से नाराज थे, लेकिन जो जो एक प्रोसेस हुआ है सर्टिफिकेट बनाने का, दोनों कैंडिडेट का सर्टिफिकेट बनाने का, खामियाजा कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को भुगतना पड़ता इस है। मामले में खामियाजा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है जी भविष्य में। जी जी। और ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को आगे सोचेगी, और कहाँ तक सोच पाती है, क्या आगे इस बारे में कर पाती है, तो कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही भी पता चल पाएगा। कोर्ट का फैसला किसके हक में आता है, इन उम्मीदवारों के हक में आता है या उम्मीदवारों के खिलाफ आता है, तो उसके बाद भी पता चल पाएगा। अगर कोर्ट ने फैसला इनके खिलाफ दिया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, जैसा हम कह रहे हैं कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, 4 इंजन की सरकार बन गई, तो देखिए जब विधानसभा चुनाव हुए तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए लोगों के साथ, और उसके बाद जब नगर पालिका के चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, तब भी बहुत से वादे किए गए स्थानीय लोगों के साथ। तो क्या लगता है कि विकास की जो दर है, विकास की जो गति है, उसमें कुछ रफ्तार आएगी? देखिए, लोगों को अपेक्षाएं हैं और एक आश्वस्त भी किया है भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास का पहिया और ज्यादा तेजी से घूमेगा। अभी जो हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन विकास शहरों में, विशेषकर शहरों की हम बात करें तो विकास जो जो लोग अपेक्षा करते हैं उस प्रकार का जो विकास नहीं हो पा रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की हम बात करें, गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो सफाई का जो एक सिस्टम है, सड़कों का सिस्टम है और जो सुरक्षा से संबंधित मामले हैं, वो बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि बेहतर अवस्था में नहीं है। तो इसलिए कम से कम जो एनसीआर का एरिया, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दिखाना पड़ेगा काम करके। जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद की हमने बात की, सफाई के मामले में बहुत पिछड़ चुके हैं और पर्यावरण के मामले में बहुत पीछे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाना होगा।
अगर भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए काम नहीं कर पाती तो ये पार्टी के लिए एक चुनौती होगी। अगर बेहतर काम करती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वोटों में फायदा होगा। एक अहम और आखिरी सवाल, क्या आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? अभी जो तथ्य हमारे ऐतिहासिक जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे कहेंगे जो मुख्य पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, तो विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी है, छोटे जो कहते ना बरगद का पेड़ अपने नीचे घास को उगने नहीं देता, जो रीजनल पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है जी, और हुआ भी है। हरियाणा में हम बात कर रहे हैं, चाहे आप पंजाब को भी देख लीजिए, निश्चित रूप से हरियाणा में बात करें, पंजाब हरियाणा या पंजाब जनता पार्टी है, इनेलो पार्टी है, और उससे पहले जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी थी उसको, और जो दूसरी रीजनल पार्टियां उनका कहीं कहीं अब अस्तित्व में नहीं है। और पंजाब की अगर बात करें, शिरोमणि अकाली दल है और दूसरी पार्टियां, छोटी पार्टियां बसपा है और दूसरी जो रीजनल पार्टियां थी उनका कहीं कहीं अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के चलते जी। तो ये नेशनल पार्टियां का एक ऐसा निकल के आ रहा है कि नेशनल लेवल पे तो आगे चुनाव जो होंगे बाइपोलर चुनाव होंगे, दो पार्टियों के बीच ही चुनाव को टक्कर होगी। और विशेष रूप से हरियाणा की हम बात करें, पंजाब की हम बात करें और राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो इनमें बाइपोलर चुनाव हुए हैं और आगे भी मुझे लगता है ये इसी स्थिति में चुनाव होंगे। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल का ज़्यादा वर्चस्व है। उत्तर प्रदेश में भी जैसे समाजवादी पार्टी है, वहाँ दोनों पार्टियाँ मजबूत पार्टियाँ हैं। अब आगे देखने वाली बात है कि आगे किस तरह से वो जो अपने संगठन के साथ चुनाव किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लब्बुल कि मोटा मोटी ये है कि जो रीजनल पार्टियां हैं उनको खतरा है अभी, चाहे भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा है, कांग्रेस पार्टी से कम है, पर कहीं ना कहीं उन्हें अपना अस्तित्व खोने का डर जो है वो बनाए हुए और खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब रीजनल पार्टियों का जमाना मुझे लगता है आगे आने वाला समय बहुत कम है। और हालांकि कई साउथ की स्टेट में हैं, पर वहाँ भी जो ये ट्रेंड है, जो हाँ, एक ट्रेंड जब चलता है तो वेव सब तरफ चलती है, शुरू हो चुका है जी। सो दोस्तों, हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार, यूं कहें कि 4 इंजन की सरकार, जिसमें लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, सब जगह भारतीय जनता पार्टी है पूरी तरह से अब दबदबा बना चुकी है। अब हरियाणा में विकास की गति क्या रफ्तार पकड़ती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।